जी प्लीज। अच्छा, ये चूंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कल मतलब लेक्चर के एंड पे मैंने बताया था कि सी स्टैंडर्ड थोरेटिकली आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, न्यूमेरिक होता है इसमें बहुत कम पोर्शन, और इसलिए इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ज़रा कॉन्सेप्ट को ना ज़रा प्लीज़ आपने अंडरस्टैंड करना है। जिस स्टूडेंट को जिस लेवल पे जिस जगह पर मेरी बात समझ नहीं आती मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं एग्जाम्पल चेंज करके एक और एग्जाम्पल से भी उसको समझा सकूँ। ठीक है। बेसिकली IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन, अगर मैं इस स्टैंडर्ड को शुरू करने से पहले एक आम लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं, एक बेसिक अकाउंटिंग सीखे हुए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जैसे आप लोग हो इंट्रो पास की, इंट्रो पढ़ के FR1 में आए, मुझे ये बताइए कि जिस वक्त आप सेल करते हो तो सेल हमने पढ़ा दो किस्म की होती है, कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। तो कैश सेल तो समझ में आता है कि पैसे आ रहे हैं मेरे पास, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है ना, कि कैश आ रहा है। क्रेडिट सेल में कोई कैश तो नहीं आ रहा, फिर भी हम अकाउंटिंग में उसको क्यों रिकॉर्ड करते हैं? एनी स्टूडेंट, क्यों रिकॉर्ड करते हैं हम अकाउंटिंग में उसको? हालांकि अभी कैश आया नहीं भाई, जब आएगा रिकॉर्ड कर लेना। एक्रूअल बेसिस की वजह से। यस, बेसिक थीम इसके पीछे ये है कि हम अक्रूवल अकाउंटिंग यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अब सवाल ये है, खासतौर पे ईयर एंड पे आइएगा, आपने 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट है, 30 दिसंबर को आपने सेल की, क्या वो सेल है या नहीं है, इसका फैसला करेगा IFRS 15। When the revenue shall be recognized, हो सकता है गुड्स आपने डिलीवर कर दी 30 को लेकिन सेल नहीं की। सेल क्या है वो इसने IFRS 15 ने हमें कुछ एक्सप्लेन किया है। जब पुराना स्टैंडर्ड था वो एक लाइन यूज करता था और उससे कंफ्यूजन क्लियर होता था, लेकिन बहुत कंफ्यूजन रहती थी। वो कहता था व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड will be transferred to the seller, sale should be recognized। ठीक है, लेकिन ये इतनी क्लियर वर्डिंग नहीं थी, यहां पर भी हम वो यूज करेंगे, लेकिन रेवेन्यू रिकग्निशन IFRS 15 ने 5 स्टेप कॉन्सेप्ट हमें दिया, 5 स्टेप, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसको लिखिएगा 5 स्टेप अप्रोच। पहले जरा मैं ये स्टेप्स लिखूंगा, तो ब्रीफली डिस्कस करूंगा, फिर इन डिटेल इनमें मैंने जाना है और इसमें डिस्कशन करनी है। पहला तो हमारा स्टेप ये होता है कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। भाई कि जो हमारा सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसको हम सेल कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर मैं क्रेडिट सेल की बात करूं, कैश सेल की तो लॉजिकली बात समझ में आती है ना, गुड्स दी, कैश आ गया, मसला हल हुआ, एंट्री रिकॉर्ड हो गई। मसला सारा क्रेडिट सेल में आता है। जब आप क्रेडिट सेल कर रहे हो तो बगैर किसी पर्सन से बात किए हुए उसको क्रेडिट में दे सकते हो चीज? आंसर इज नो। यानी मैं उस शख्स को जानता ही नहीं और मैं उसको सेल कर दूं? नहीं, कोई ना कोई तो उसके दरमियान मेरी और उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, what terms and conditions has been agreed between me and the other party, mean between buyer and seller, along with the payment term, is known as a contract term। Identify contract का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टर्म्स हैं उसको आइडेंटिफाई करो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या है। मैंने अभी कहा इसकी डिटेल में एक एग्जांपल्स के साथ मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। इस लेवल पे भी जो 5 स्टेप लिख रहा हूं, मैं आपके साथ ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाई करना है। कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करने का मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट की जो मेन क्लॉजेस हैं वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है, कि गुड्स कब डिलीवर होंगी, कब कौन रिसीव करेगा, कौन इसका पेमेंट करेगा, कब करेगा, एंड सो ऑन, व्हाटएवर इट विल बी। ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड। ठीक है। नंबर 2, आइडेंटिफाई। ये चीज बहुत जबरदस्त इसने डाली है स्टैंडर्ड में,
परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अगेन इसकी डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और इस तरह एस डाल लीजिएगा, ऑब्लिगेशंस। व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? इस वेरी सिंपल वर्ड्स में, लॉ की लैंग्वेज में ले जाऊं तो मैं कहूंगा प्रॉमिस टू डू समथिंग। When one party makes promises to do something with other, it is becomes a performance obligation. ठीक है, मसलन मैं अगर किसी पर्सन को कहता हूं जी कि मैं जिस दिन आपका ऑर्डर आएगा मैं विद इन 5 डेज आपको गुड्स डिलीवर करूंगा, तो मैंने जिस दिन गुड्स डिलीवर की उस दिन मैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहा हूं। ठीक है, सो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज द बेसिकली प्रॉमिस ऑन द पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज। ये तो खैर मैंने एक एग्जांपल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दी, तो दोनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम जो ज्यादा बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू कौन रिकॉर्ड करता है? जो सेलर है। इसलिए मैं अक्सर एग्जांपल्स में ना सेलर की डिस्कशन आपको ज्यादा कर रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देयर कैन बी अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड देयर कैन बी अ मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इवन दैट एग्जामिनेशन पे इस पे 6 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन बना था सिर्फ इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। उसने 2 केस दिए हुए थे और बताया था, पूछा था कि बताइए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। उसकी डिस्कशन अभी डिटेल में करूंगा मैं आपके साथ। अभी सिर्फ इतनी बात की है कि जो कुछ भी प्रॉमिस किया है उसके अंदर वो सारा आइडेंटिफाई कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक मशीन सेल करते हो और कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि हम आपको मशीन सेल करेंगे, उसको इंस्टॉल करके देंगे और उसके बाद 1 साल की आपको सर्विस भी देंगे और एक प्राइस तय हो जाती है। सो देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज टू डिलीवर द मशीन to that other party. Number 2, the second performance obligation you can say is to install the plant. And final or third performance obligation in this contract is to provide 1 year free maintenance service। जो भी सर्विस है, मैं वर्ड चलो मेंटेनेंस हटा देता हूँ, वो क्वेश्चन पे देखेंगे क्या वर्ड यूज करता है, फ्री सर्विस। ठीक है, तो ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। यहां सिर्फ वर्ड क्या है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने देखना है क्या ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 3 होने के बावजूद सिंगल है या डिस्टिंक्ट है। मतलब क्या है, समटाइम ऐसा होता है कि तीनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होने के बावजूद वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर होता है। ठीक है, तो इसकी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ यहां पर छोड़ देता हूं इसको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। चलो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गए। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखनी है कि अमाउंट क्या तय हुई है बिटवीन बायर और सेलर। जैसे मैं इसी एग्जांपल को दे रहा था कि मशीन सेल करूंगा, इंस्टॉल करूंगा और 1 साल की फ्री सर्विस दूंगा, उसके लिए मैं आपको ये प्राइस कोट करता हूं। बज़ाहिर ये याद रखिएगा ये फ्री सर्विस नहीं है। ठीक है, ये जो सर्विस कहते हैं ना फ्री, ये फ्री नहीं, उस प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है। तो स्टैंडर्ड इस चीज़ को नहीं मानता फ्री को, वो कहते हैं नहीं, इसकी बाकायदा आप वैल्यूएशन करो, इसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपने देखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 किस्म की नॉर्मल होती है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आपकी प्राइस फिक्स हो। ठीक है, डिटेल में अभी फिर अगेन डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूं। एक होता है वेरिएबल प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आप अमाउंट फिक्स नहीं करते बल्कि वेरिएबल नेचर की होती है। ठीक है, परसेंटेज पर बेस करती है और उसके मुताबिक वो वेरी कर सकती है। ठीक है, जब ये आइडेंटिफाई हो गया, अब 4th स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो 4th स्टेप है, ये वो स्टेप है जिसपे एग्जामिनेशन जो न्यूमेरिक क्वेश्चन देता है वो यहां से देगा। ठीक है,
ये आया हुआ 2 से 3 मरतबा। एलोकेट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब आपने करना क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपने एलोकेट करनी है ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, जो हमने नंबर 2 पे आइडेंटिफाई किए थे। अगर एक क्वेश्चन में एक कॉन्ट्रैक्ट में एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो फिर एलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एलोकेट कहाँ करना पड़ेगा? जब एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, उस एग्जांपल को जरा कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने कहा जी कि वी हैव सोल्ड गुड्स टू अदर पार्टी, सोल्ड मशीन टू अदर पार्टीज, और उसमें हमारा प्रॉमिस ये है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स जो कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बनेगा। नंबर 2 डिलीवर गुड्स के बाद इंस्टॉलेशन ऑफ गुड प्लांट, डिलीवरी ऑफ प्लांट, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, एंड फाइनली 1 ईयर सर्विस, ठीक है। और इनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय होती है वो 1.5 मिलियन है। अब यहां पर स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप एलोकेट करो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। जितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उसमें कितना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कितनी प्राइस ऐसी है जो सेल में आएगी, यानी जो आप डिलीवर करोगे सेल ऑफ मशीन, कितनी प्राइस आप उसको एलोकेट करोगे इंस्टॉलेशन को, कितनी अमाउंट आप एलोकेट करोगे सर्विस को, यानी तीनों को आपने एलोकेट करना है। अब एलोकेशन के कई मेथड हैं, वो ऑब्वियसली डिटेल, बहुत डिटेल में आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 5 आखिरी एंड फाइनल स्टेप, वो कहता है स्टैंडर्ड recognize revenue when performance obligation shall meet जिस दिन मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट होगा उस दिन आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। ये वो चीज़ है जो मैंने स्टार्ट किया था। मैंने कहा था कि गुड्स आज डिलीवर किए हैं, क्वेश्चन ये है कि मैं क्या आज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा या उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा जिस दिन गुड्स वो रिसीव करता है, या उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा जिस दिन वो हमें कैश पेमेंट करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, मेन एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मैं जरा इन चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। एक जनरल जो मार्केट प्रैक्टिसेस चलती हैं, एक प्रैक्टिस क्या चलती है जी, नंबर 1 प्रैक्टिस क्या हम सेल करते हैं थ्रू सेल्स एंड डिलीवर करते हैं थ्रू कोरियर और ऑन 1 मंथ क्रेडिट। दूसरा जरा लेते हैं, ये पहले मैं लिख लूं उसके बाद फिर मैं जरा इसे लिंक करके बताता हूं कि किसका रेवेन्यू किस डेट को रिकॉर्ड होगा। अब जरा यहां पर मैं डेट भी लिखूंगा और फिर फाइनल हम इसको डिसाइड करेंगे। इसने सेल की 24 जनवरी 2021 को, सेल का मतलब डिलीवर की, रिसीव किया उसने 28/1/21। इनवॉइस डेट जो है वो 23 जनवरी 2021 है, ये 23 जनवरी। और पेमेंट जो रिसीव होगी 1 मंथ क्रेडिट है, वो इनवॉइस डेट से हमेशा काउंट होता है। हम इसी को जूम कर लेते हैं 23 फरवरी 2021।
ये 4 मैंने डेट आपके सामने लिखी। IFRS 15 के मुताबिक हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि व्हेन द सेल्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, व्हेन द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो पहले जरा इसी केस को देख लें, गौर से देखिएगा टर्म्स एंड कंडीशन को। टर्म एंड कंडीशन ये है कि हम गुड्स सेल कर रहे हैं और जैसे ही ऑर्डर आता है हम उसको डिलीवर करेंगे, और जब डिलीवर करेंगे गुड्स तो थ्रू कोरियर करेंगे, उसके साथ ये एग्रीमेंट है, और वो 1 महीने के साथ हमें पेमेंट करेगा। यकीनी बात है कोरियर के साथ इनवाइस भी जाएगी ना, गुड्स जाएगी और साथ इनवाइस जाएगी। इनवाइस बनी हुई है 23 की, पेमेंट रिसीव हो रही है 23 फरवरी को। आपने ये गुड्स रिसीव्ड है, जो उसने गुड्स रिसीव की हैं, और ये गुड्स एक्चुअली जो डिलीवर हुई हैं। तो मुझे इसके कॉन्टेक्स्ट में बताओ कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? एनी स्टूडेंट? सर 24 को। 24 जनवरी 2021। अब अगर मैं इन स्टेप्स में आता हूं तो आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट वही है जो अभी लिखा हुआ आपके सामने और हमने डिस्कशन किया। देयर इज ओनली अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड दैट इज टू डिलीवर द गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वट एवर द प्राइस, जो उनकी लिखी नहीं है, वट एवर द प्राइस विच हैज बीन एग्रीड, क्योंकि यहाँ पर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मैं ले रहा हूँ, तो प्राइस ना भी लूँ तो कोई मसला नहीं, क्योंकि एलोकेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। सिंपल वो कहता है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन शैल मीट। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आपका ये है, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन दिस केस? माय परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज टू डिलीवर द गुड्स। माई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये है कि मैंने गुड्स डिलीवर करनी है उसको, सेलर को, बायर को। जिस दिन मैं गुड्स डिलीवर करूंगा उसी दिन मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट हो जाएगा एंड आई शैल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। सो द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 24 जनवरी 2021। और मैं इसके सर्कल भी लगा दूं जोन सा मेरा आंसर बनेगा। ये तो एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, sales on the terms ten days after receiving and verifying goods। गुड्स डिलीवर की हमने सेम डेट को, गुड्स रिसीव हुई, इनवॉइस है, पेमेंट हमें रिसीव होगी 8 फरवरी 2021। ध्यान से देखकर मुझे बताइए व्हेन द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड? सर 23। दिस वन। एक बार फिर देखो गौर से और सोच के जवाब दो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेरा क्या है? यहां पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर नहीं है, प्लीज। 3 को होगा सर, बल्कि जी नेक्स्ट मंथ की सर 3 को होगा शायद, क्योंकि वो 23 को इंश्योर हो रहा है, उसके 10 दिन बाद होगा। नहीं, ये मैंने ठीक लिखा है ना यार, आप इसको छोड़ दो ना, इसको छोड़ दो, मुझे ये जवाब दो। सेल्स ऑन द टर्म 10 डेज आफ्टर रिसीविंग एंड वेरीफाइंग गुड्स। टर्म्स एंड कंडीशन ये हुई है कि मैंने यहाँ कोरियर के थ्रू भेज दिया, वो पर्सन गुड्स रिसीव करेगा और रिसीव करके ऑब्वियसली वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद फिर वो 10 दिन के बाद पेमेंट करेगा। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, वेरीफाई यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको अज्यूम करें ऑन सेम डे को वेरीफाई करेगा। अब मैंने अगर गुड्स 24 को डिलीवर की हैं तो क्या मैं इस डेट को सेल यानी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूं? पहला क्वेश्चन ये है, नहीं, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये है कि गुड्स यानी जो है ना वो दैट शुड बी डिलीवर्ड एंड वेरीफाइड।
यानी गुड मैंने डिलीवर करनी है और वेरीफाई एंड आई हैव टू टेक द वेरिफिकेशन फ्रॉम अदर पर्सन, या एश्योरेंस लेनी है या कंफर्मेशन लेनी है, वॉट एवर द वर्ड यू इंटेंड टू यूज। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैंने गुड्स डिलीवर कर दी तो और मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देता हूं सपोज, तो ये किस तरह IFRS 15 के अगेंस्ट है। अब वो गुड्स उसके पास जाती हैं और वो उसको वेरीफाई नहीं करता, वो तो वेरीफाई नहीं करेगा तो गुड्स वापस आ जाएंगे, तो फिर मैं सेल रिटर्न रिकॉर्ड करूंगा, वो गलत होगा। वो सेल है ही नहीं थी तो उसकी रिटर्न क्यों होगी। ठीक है, इसलिए सेल के लिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो अब स्टेट को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। गुड्स रिसीव हुई 28 को, अभी मैंने लिखा जिस दिन रिसीव होंगे उसी दिन आप सेम डे वेरीफाई करोगे। अब उसने गुड्स रिसीव कर ली और कोरियर कंपनी का जो भी नुमाइंदा गया है, रिप्रेजेंटेटिव गया, उसने सिग्नेचर करके दे दिया कि इट्स ओके। Once a signature is taken by the courier person, now the performance obligation shall meet. ठीक है, जिस दिन मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट हो गया, आई शैल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, और मेरा रेवेन्यू ऑफ रिकॉर्ड होगा 28 फरवरी 2021। ये थोड़ा थोड़ा सा केस में डिफरेंस डालता जा रहा हूं, देखो कितना फर्क आता जा रहा है रेवेन्यू में। आगे चलिएगा, नंबर 3। सर जी सर वो मेरा वाईफाई सर इसमें डिस्कनेक्ट हो गया 10 था सर, days दोबारा बता दें। जी जी, सॉरी। सर मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, इस सेकंड पॉइंट दोबारा बता दें। ओके, मैं सेल्स दोबारा ऑन बता टाइम। देता। जी मैं दोबारा बता देता हूँ जरिया, मैं दोबारा बता देता हूँ। और भी एक स्टूडेंट बात कर रही थी। सर इसमें सर अब लिखा हुआ है कि 10 days आफ्टर रिसीविंग एंड वेरीफाइंग गुड्स, तो सर वो 8 नहीं होगा? 10 days आफ्टर रिसीविंग वेरीफाइड, 8 ही लिखा हुआ है। सर हम लोग सेल्स 28 को आपने लिखा रिकॉर्ड करेंगे ना, तो जी 8 को करेंगे या 28 को करेंगे? भाई सर 8 जब को क्यों रिकॉर्ड करेंगे, करेंगे। वो तो पेमेंट 8 को आ रही है ना, तो मैं क्रेडिट सेल बुक कर दूंगा उसी दिन। जिस ओके दिन सर। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट हो गया, मैंने सेल रिकॉर्ड कर देनी है। यहां पर मुझे बताओ, पेमेंट तो 23 फरवरी को आ रही है, हम सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 जनवरी को। अब क्यों एक महीना पहले क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई? एक महीने का क्रेडिट दिया हुआ आपने, ये कैश के ऊपर नहीं है जरूरी, ये कैश के ऊपर नहीं होता। जिस दिन ओके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट होगा उस दिन होगा। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 24। अब पहले तो कॉन्ट्रैक्ट को समझो। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, जैसे मैं सपोज ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं और मैं एक ऑफर करता हूं कि जी आप हमसे स्टॉक मंगवाएं, हमारा पर्सन आपके पास आएगा। अब ये सारी बात गौर से सुनिएगा, आप उसको ओपन करें, चेक करके वेरीफाई करें और सिग्नेचर करके हमें दे देंगे, इट्स ओके। एंड पेमेंट आप हमें मुझे 10 दिन के बाद भेजें। जब मैं ये टर्म्स एंड कंडीशन देता हूं तो स्टेप क्या है सेल में? समवन सेंड मी एन ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर रिसीव होगा, यकीनी बात है मैं उस दिन कोशिश होगी मैं डिलीवर कर दूं। मैंने स्टॉक डिलीवर किया, क्या जिस दिन मैंने स्टॉक डिलीवर किया क्या मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूं? आंसर इज नो, वेरी क्लियर। भाई क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये नहीं है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये है, गुड्स रिसीव्ड बाय अदर पर्सन एंड वेरीफाइड। आई हैव टू टेक द वेरिफिकेशन फ्रॉम अदर पर्सन। I can recognize revenue only when the verified by the other person, when it is verified by the other person. ठीक है, तो इसलिए 24 जनवरी को जब मैंने डिलीवर किया, I don't know whether that person will verify it or not, इसलिए मैं इस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। 28 को स्टॉक उसके पास चला जाता है, कोरियर पर्सन उसके पास ले जाता है, वो उसको वेरीफाई कर देता है। Once he verified the stock, बेशक उसने पेमेंट हमें नहीं दी, हमने खुद अलाउ किया हुआ है कि इसके 10 दिन के बाद पेमेंट करना, तो ऑब्वियसली उसी दिन मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा। सो द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 28 जनवरी बिकॉज ऑन दिस डेट बेसिकली द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विल मीट। आप समझ आई मेरी बात? सर जी यस सर। सर रिसीविंग और वेरीफाइंग एक ही सेम डे में होंगे? जी जी, मैंने अज्यूम किया कि सेम डे को। अभी मैं केस में आगे जाता हूं, मुख्तलिफ केस है सर जी।
हाँ जी, उसकी जिम्मेदारी जो है वो उसकी है। देखो, एक आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा FOB, पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, शिपिंग और FOP डेस्टिनेशन। और ये मेरी बात आज याद रख लो, जो नॉर्मल सेल होती है ना वो FOB शिपिंग पे होती है। ठीक है, FOB शिपिंग का मतलब क्या है? फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग। मीन जिस दिन मैंने डिलीवर कर दिया, मेरे से गुड्स चली गई, वो मेरी नहीं रही। FOB डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? गुड्स उस वक्त तक मेरी है जब तक उसको वो रिसीव नहीं कर लेता। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड कर रहा है। जब मैं कह रहा हूं सेल एंड डिलीवरी थ्रू कोरियर 1 मंथ क्रेडिट, तो ये नॉर्मल सेल है, तो इसको मैं FOB शिपिंग अप्लाई करूंगा। यानी इट मींस कि ये उसी दिन मेरे हाथ से निकल गई, जब मेरे हाथ से निकली वो मेरी नहीं है गुड्स। अगर डैमेज होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी उस पर्सन के पास होगी। ठीक है, हाँ, अब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिफरेंट है। अगर फर्ज करें वो जिम्मेदारी मेरी भी है, तब भी मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन वो तो लॉस है। बिजनेस में क्या पड़ा हुआ स्टॉक लॉस नहीं होता, आप उसको रिकॉग्नाइज करो। अब तीसरा केस आइएगा, ये बहुत ज्यादा जो है ना एक चलता है, पेपर्स में भी आया है इस तरह का केसेस। अभी एग्जैक्ट तो वो वर्डिंग नहीं होगी। गुड्स सोल्ड टू कस्टमर ऑन टेन डेज रिटर्न बेसिस। अब मैंने गुड्स डिलीवर की 24 जनवरी को, और पेमेंट जो है वो भी लिख लो, विल बी रिसीव्ड 1 month फ्रॉम डिलीवरी डेट ऑफ डिलीवरी। मैं खुद जरा वर्ड चेंज कर रहा हूं। 24 जनवरी 2021 को आपने गुड्स डिलीवर कर दी कस्टमर को। कस्टमर को सपोज गुड्स रिसीव हुई 28 जनवरी 2021 को, इनवाइस वही रखे 23 जनवरी 2021, पेमेंट हमें रिसीव होगी 28 फरवरी 2021, 24 फरवरी 2021। बताइए, व्हेन द रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड? सर 24 फरवरी। 24 फरवरी। अच्छा जी, और कोई स्टूडेंट? 28 जनवरी 28 जनवरी 8 जनवरी। और कोई स्टूडेंट? सर रिसीव होने के 10 दिन के बाद। सर 8 फरवरी के। एक्सीलेंट। डिलीवर होने के 10 दिन 8 फरवरी 2021। अब आप कहोगे ये तो है ही नहीं यहां पर, मैंने कब कहा है कि यहीं से निकालो? मैंने कहीं कहा है? वो तो पहले केसेस में यहां पे मौजूद थी, डेट मैंने ले ली। टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़ी नहीं आपने गौर से। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि भाई मैं कस्टमर को सेल कर रहा हूं और उसको 10 दिन का टाइम दे रहा हूं रिटर्न करने के लिए। अभी आपने पिछले में क्वेश्चन मुझे किया था ना, ऑन द सेम डे, तो मैंने कहा था हाँ जी वो सेम डे अज्यूम कर रहा हूं। ये सेम डे अज्यूम नहीं कर रहा, मैं कस्टमर को स्टॉक देता हूं और मैं कहता हूं 10 दिन आप इसको यूज करो, 10 दिन के अंदर अगर पसंद नहीं आता वापस कर दो। इसको कहते हैं सेल ऑन रिटर्न बेसिस। जिस दिन, यानी अब 10 दिन गुजरेंगे, हालांकि पेमेंट मैंने उसे 1 महीने बाद ही लेनी है, लेकिन 10 दिन के बाद उसने मुझे वेरीफाई करके देना है। तो अब अगर मैंने स्टॉक डिलीवर किया 24 जनवरी को, तो यकीनी बात है वो स्टॉक अभी सेल नहीं होगा, वो मेरा स्टॉक है, उसका रिस्क अभी सारा मेरे पास है। 28 फरवरी को वो गुड्स रिसीव भी कर लेता है, रिसीविंग दे देता है, मैंने रिसीव करनी है, वेरिफिकेशन नहीं, रिसीव कर लेता है। अब जिस दिन वो गुड्स रिसीव करेगा, एज पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 10 डेज हमने उसको टाइम दिया हुआ है कि वो वापस कर सकता है।
हम 10 डेज तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो गुड्स अभी उसकी कस्टडी में, उसकी ऑनरशिप में नहीं गई, उसका कंट्रोल उसके पास नहीं है, वो गुड्स हमारी हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे 10th डे गुजरेंगे और गुड्स वापस नहीं आती, यस नाउ आई विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, इवन पेमेंट उसके बाद आनी है, उसके 20 दिन के बाद, ठीक है। तो रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 8 फरवरी 2021। मैंने कल भी कहा था ये स्टैंडर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर ये कैसे पता चलेगा कि ये 10 डेज रिटर्न जो है वो गुड्स डिलीवरी के बाद है या गुड्स रिसीव्ड के बाद है? ये टर्म्स, ये कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट लिखा नहीं हुआ मैंने, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, हर चीज कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगी। अब देखो यहां पर गुड्स सोल्ड टू कस्टमर ऑन 10 डेज रिटर्न बेसिस, तो 10 डेज रिटर्न का तो लॉजिकली ये कि मैं बाय लॉ भी चलो बात कर लेते हैं, उसने जिस दिन डिलीवर की उस दिन से 10 दिन काउंट नहीं होंगे भाई। 10 डेज जब आप क्रेडिट दे रहे हो तो क्रेडिट किस दिन से शुरू होता है, मुझे ये बताओ। छोड़ दो, एक आपसे मैं बड़ा आसान क्वेश्चन करता हूं, ये मोबाइल फोन खरीदते हो ना, सेल फोन, इसमें वारंटी होती है कि नहीं? होती है सर। होती है। चलो मान लिया 1 साल की वारंटी अज्यूम कर लो। फैक्ट्री एक प्रोडक्ट को बनाती है 1 जनवरी 2000 को, मोबाइल, ये सेल फोन मार्केट में आता है, चलो इस तरह कर लो, यानी इसका मतलब पहली सेल हो चुकी है, ये एग्री करते हो? ठीक है, यस सर। अच्छा, अब जो असल जो सेल है वो तो कंज्यूमर की है ना, क्या आप सेम डे खरीदोगे? नहीं, क्योंकि देखो पहले आता है होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास। अब आपने 1 फरवरी 2020 को खरीदा है, अब आप उससे वारंटी लोगे, क्या वो 1 जनवरी से हमें वारंटी देगा या 1 फरवरी से देगा? मुझे ये बता दो। 1 फरवरी से। तो मसला हल हो गया। यस सर। जितने दिन स्टॉक उसके पास पड़ा रहा है उसकी वारंटी तो हो ही नहीं सकती, वो यूज में ही नहीं आया। जब तक यूज में नहीं आएगा वारंटी कैसे हो सकती है? सेम इसी तरह जब मैं 10 डेज रिटर्न बेसिस उसको अलाउ कर रहा हूं तो 10 दिन तो उसके पास होने चाहिए ना, तो इसलिए डिलीवरी डेट नहीं काउंट होगी, ये अंडरस्टूड है, रिसीविंग डेट काउंट होगी। जिस दिन वो गुड्स रिसीव होगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर वो रिटर्न कर सकता है, ठीक है जी। सर जी सर, ये इनवॉइस डेट कौन सी होती है? इनवॉइस डेट वो है जिस डेट को हम बिल बनाते हैं। देखो आज मैंने बिल बनाया ना, प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, मैं इसलिए 1 दिन का फर्क रख रहा हूँ, बात को नहीं भी होता, 1 दिन का मैं फर्क खुद रख रहा हूँ। उसकी रीजन होती है, जैसे मेरे पास ऑर्डर आया, तो जिस दिन मेरे पास ऑर्डर आया ना, तो अक्सर मैं उस दिन कोरियर वालों को कॉल करता हूँ, तो 2nd डे वो आके पिक करते हैं, तो मैं इनवॉइस तैयार करके रखूँगा, पैक बना के रखूँगा, सब कुछ तैयार होगा कि कोरियर वाला 2nd डे आएगा, मॉर्निंग में उठा के ले जाएगा। तो इसलिए 1 दिन का फर्क मैंने खुद रखा था, ये प्रैक्टिकली होता है, क्योंकि मैं ये खुद भी काम करता हूँ, मुझे पता है ना, इस वजह से बता ऑनलाइन में ओके सर, मुझे अंदाजा है ना, इसमें कोरियर वाले 1 दिन बाद आते हैं। कोरियर वाले सारा दिन आपसे स्टॉक नहीं उठाएंगे, वो एक टाइम ड्यूरेशन होती है, ये याद रखिएगा, जो भी टाइम डिसाइड कर ले। मतलब वो कहते हैं कि हम सुबह 10 o'clock आपके पास आएंगे। अब आपके पास आज सारे दिन जितने ऑर्डर आए हैं ना, अब आज ही तैयार करके रखोगे ताकि वो सुबह 10 बजे आए और स्टॉक उठाए और लेकर जाकर डिलीवर कर दें। इसलिए इनवॉइस पे हमेशा 1 दिन का फर्क प्रैक्टिकली हमें नजर आता है। नेक्स्ट आइए 4, कैश ऑन डिलीवरी। ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आजकल ई कॉमर्स में चलता है। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं आप लोगों को, ऐसे तो आप लोगों को पता होगा इसका। कैश ऑन डिलीवरी में हम क्या करते हैं, आज मैंने स्टॉक डिलीवर किया, ऑर्डर आया, मैंने स्टॉक डिलीवर किया थ्रू कोरियर या जिसके भी थ्रू किया। अब गुड्स उसके पास जाएंगी, जब गुड्स कोरियर पर्सन उसके पास लेकर जाएगा, उसको वो हैंड ओवर करेगा और उससे वो कैश ले लेगा, और फिर वो कैश जो है हमारे पास आएगा। दिस इज नॉन एज कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है।
अब यहां पर मैं जरा डेट ये वाली यूज नहीं कर रहा, मैं अलहदा से लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं जी कि ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ 4 जनवरी 2020 को, ऑर्डर डिलीवर किया, यही तरतीब मैं लेता जा रहा हूं, 5 जनवरी 2020 को। ऑर्डर रिसीव हुआ उस पर्सन को, बायर को, 8 जनवरी को, और कैश रिसीव्ड हुआ हमें यानी सेलर को 11 जनवरी को। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बताओ कि व्हेन द रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड। 8 जनवरी को। 8 और कोई स्टूडेंट? सर 8 जनवरी। 8 और कोई स्टूडेंट? सर 4 जनवरी। कैश रिसीव हुआ है। कैश रिसीव सर हुआ है जब कैश हमें रिसीव हुआ 11 को। सर 4 जनवरी। सॉरी 4 डेट को सर। अच्छा देखो, सर जब इसका कैश करेक्ट रिसीव आंसर हुआ है 8 जनवरी है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस दिन ऑर्डर वो पर्सन रिसीव करेगा उसी दिन कैश पेमेंट कर देगा। ये कहीं नहीं होता कैश एंड डिलीवरी में, जिस दिन मेरे पास आएगा तो मैं कैश सेल रिकॉर्ड करूंगा, नहीं, मेरे कोरियर के पास पेमेंट रिसीव हो गई, रिसीव हो गई, वो अब पेमेंट कोरियर की नहीं है, वो मेरी है, ठीक है। तो वो हमारा कोरियर से फिर एग्रीमेंट होता है, जो भी हमारा एग्रीमेंट है पेमेंट बेसिस पर, वो एक अलग चीज है। तो जिस दिन उसको कैश ऑन डिलीवरी पर उसको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, उसी दिन समझ लो उसको कैश रिसीव हो गया, और जिस दिन उसे कैश रिसीव हो गया मैं उसी दिन सेल्स रिकॉर्ड कर दूंगा। ये थोड़े से मैंने ब्रीफली ऐसे केसेस अभी आपके सामने लिए जो बड़े छोटे से केसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके साथ दूसरे फेज पर इसकी डिटेल में जाने से पहले आपके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट की नेचर से डिस्कस करूंगा। अभी उसमें ये बात नहीं अब करूंगा कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट्स के नेम होते हैं, वो उन्हीं नेम से लिखे जाते हैं, उनकी डिस्कशन करेंगे। तो हाँ, ये मैं जरूर बता सकता हूँ ब्रीफली कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कहते हैं सेल्स और रिटर्न बेसिस। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम कहते हैं सेल्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तीसरा होता है सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। एक मिनट, ओके। सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। नंबर 4, सेल्स ऑन ले अवे बेसिस।
4 मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे, ये इन्हीं नाम से अक्सर लिखे जाते हैं, जिसमें एक तो तकरीबन हम उसका एक हिस्सा पढ़ चुके हैं, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ठीक है, इसको दो नाम है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस भी कहते हैं और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस भी कहते हैं। बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट में सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे हम करते क्या है कि गुड्स सेल करते हैं इस कंडीशन पे कि हम गुड्स रिटर्न कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, यानी अप्रूवल तक हम एक टाइम लिमिट देते हैं और उस टाइम लिमिट तक आप रिटर्न करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। दुनिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेस इस नेचर पे चलते हैं। कुछ बिजनेस की नेचर ऐसी होती है जो चलते ही सेल ऑन रिटर्न बेसिस, जिसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। आपके जो न्यूज़पेपर का बिजनेस होता है वो चलता ही सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे। किस तरह चलता है, मैकेनिज्म क्या होता है, एक न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ, आज 50,000 डिमांड के मुताबिक 50,000 उन्होंने न्यूज़पेपर प्रिंट किए। अब डिफरेंट सिटीज में जो जो मेन उनका पर्सन होता है, मेन पर्सन, उसको वो डिलीवर करते जाते हैं, यानी वो उसको मुख्तलिफ लोगों को डिलीवर कर देते हैं जो मेन बंदे हैं। ठीक है, और वो आगे फिर अपने एजेंट्स के थ्रू, जैसे घरों में भी आ जाता है, ऑफिस में भी आता है, वो डिलीवर करते हैं। जो आपका स्टॉक बच जाता है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे होता है, सेकेंड डे जब 50,000 आएंगे तो पिछले जो रिटर्न है वो वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, और जितने वापस नहीं गए वो पेमेंट फिर उसके रिसीवेबल बुक कर दी जाती है। तो ये अक्सर बिजनेस जो है, मैंने बताया कि ये ऐसा नहीं है कि अक्सर लोग समझते हैं कि सेल और रिटर्न बेसिस वहां चलता है जो ऐसी प्रोडक्ट में जो चलती नहीं है मार्केट में, वो भी होती है। मिसाल के तौर पे एक नई मैं प्रोडक्ट लाता हूँ, नो वन इज नोन अबाउट दैट प्रोडक्ट, अब मैं उसको मार्केट में सक्सेसफुल करवाना चाहता हूँ, तो एक ऑप्शन मेरे पास है, मैं शॉपकीपर्स के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये रख लो गुड्स, अगर सेल हो गई तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस ले जाऊँ। ठीक है, उसके साथ कमीशन भी तय हो जाती है। सो वो भी बड़ी खुशी में रखता है कि यार चलो मेरे पास कौन से पैसे आ रहे हैं, लग रहे हैं, और पड़ी होगी, सेल हो जाएगी तो मुझे ही फायदा है। सो ये बिजनेस उस तरह भी चलता है। ठीक है, दिस इज नॉन एज सेल एंड रिटर्न बेसिस। सेकेंड आ जाता है सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट इज द वे ऑफ सेलिंग द गुड्स थ्रू एजेंट। जब भी आप कोई अपनी प्रोडक्ट तैयार करते हो तो अब आपने कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, उसके लिए आपको डिफरेंट एजेंट्स चाहिए, जिसको आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। आपको हर मेन सिटी में एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को जो आप गुड्स बेच रहे हो, से दे रहे हो, वो गुड्स ऑन बेसिकली अगेन अप्रूवल बेसिस होती हैं। कंसाइनमेंट का मतलब ये होता है कि वो आपकी गुड्स लेकर आगे सेल करेगा कमीशन बेसिस पर, और नहीं सेल होंगी तो गुड्स वो वापस कर देगा। ठीक है, तो ये तकरीबन उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। थर्ड आ जाता है इंस्टॉलमेंट बेसिस। ये तो आप बड़े फेमिलियर होंगे कि मैं जाता हूँ एक शॉप पे और उसे जाके कहता हूँ कि जो मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, तो वो उसके साथ तय होता है, वो कहता है जी आपने ये 10 इंस्टॉलमेंट मुझे पे करनी है, एग्रीमेंट होता है और मैं गुड्स ले आता हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। लेकिन सेल्स ऑन ले अवे बेसिस एक थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे है, लेकिन इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? इंस्टॉलमेंट बेसिस में आप गुड्स पहले ले लेते हो और ले अवे बेसिस में गुड्स तब मिलती हैं जब आप सारी पेमेंट क्लियर कर चुके होते हो। ठीक है, जैसे सर गोल्ड में होता है, गोल्ड अब मैंने आज 500,000 का गोल्ड उससे बुक करवा लिया और कुछ पेमेंट कर दी और 5 महीने का टाइम लिया और 5 महीने में उसको इंस्टॉलमेंट देता रहा, मुझे वो तब डिलीवर करेगा व्हेन ऑल द इंस्टॉलमेंट शैल बी पेड। ठीक है, उसको हम कहते हैं ले अवे बेसिस। तो ये मैंने आज आपको थोड़ा सा इन कॉन्ट्रैक्ट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, तो बाकी इंशाल्लाह कल हम इसको स्टार्ट लेंगे डिटेल में, इसको भी, और वो जो 5 पॉइंट्स हैं, ये सारा थ्योरेटिकल है और थ्योरी को इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
केसेस कल ज़्यादा मैं इसके आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह।